इसमें बैटरी कम है जितेंद्र, बैटरी कम है इसमें, कम है, सिर्फ 2 आ रही है डिस्प्ले में। हाँ बेटा, आपको होमवर्क में दिया था मैंने वो क्वेश्चंस, कर लिया आप सबने? बहुत आसान लगा होगा। कैन वी स्टार्ट न्यू चैप्टर? एकदम फ्रेश पेज ओपन कीजिए, लिखना शुरू करो कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट, CONSIGNMENT। The next chapter is consignment. हाँ बेटा, लिख लिया सबने? देखो, बेसिकली कंसाइनमेंट शब्द का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब कोई भी पर्सन अपना गुड्स किसी दूसरे पर्सन के पास भेजता है ना, इसका मतलब ही इज कंसाइनिंग द गुड्स टू समवन। कंसाइनमेंट मीन्स एक जगह से किसी दूसरे पर्सन के पास माल भेजा जाना, दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। अब अगर कमर्शियली इसको देखा जाए कि कंसाइनमेंट चैप्टर क्यों बना, कंसाइनमेंट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है और कंसाइनमेंट पे माल भेजने का पर्पस क्या है, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप जयपुर में एक फैक्ट्री रन करते हो जहाँ पर आप जो है ये कैलकुलेटर बनाने का काम करते हैं। आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, क्वालिटी आप बहुत ज़बरदस्त मेंटेन करते हैं। आपका जयपुर लोकेलिटी या जयपुर के आसपास के जो अदर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जितने भी स्टेशनरी डीलर है वो बहुत जल्दी आपका माल खरीदते हैं और कस्टमर भी उन स्टेशनरी डीलर से आपका माल खरीद कर काम में लेते हैं, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। जितना आप मैक्सिमम माल जयपुर या जयपुर के आसपास इलाकों में बेच सकते हो वो आप बेच रहे हो, लेकिन आपकी इस टेक्नोलॉजी, आपकी इस मेहनत का, आपकी इस जो इंटीग्रिटी है या जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, इसका बेनिफिट और लोगों को भी मिले, आपको भी और ज़्यादा सेल हो, आपको भी प्रॉफिट हो, तो आपको अपना माल थोड़ा और भी अलग अलग जगहों पे भेजना पड़ेगा बेटे, वहाँ पर भी आपको अपना माल बिकवाना पड़ेगा। आप खुद विचार कीजिए, आप जयपुर में अपना एक आउटलेट रन कर रहे हो, क्या आप एक ही टाइम पर अलग अलग जगह पर खुद उस आउटलेट को मेंटेन कर पाएंगे क्या? अब आप जिस एरिया में अपना माल बिकवाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं राजस्थान में तो अपना माल बेच ही रहा हूँ, गुजरात में भी अपना माल बेचूँ, मैं महाराष्ट्र में भी अपना माल बेचूँ, मैं साउथ में भी क्या करूँ, अपना माल बेचूँ। तो जिस जगह पर मैं अपना गुड्स बिकवाने का काम करना चाहता हूँ, पहले मैं उस एरिया में जाकर मार्केट रिसर्च करूँगा और वहाँ देखूँगा कि कौन पर्सन मेरे माल को पूरी ईमानदारी के साथ बेचने का काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे गुजरात में सूरत में अपना माल भेजना है, मैं सूरत गया, मेरे 2-3 कॉन्टैक्ट थे, उन लोगों से मैंने पूछा, तो सब लोगों ने मुझे बताया कि ये आदमी बहुत अच्छा डीलर है, यहाँ पर इसके कस्टमर से अच्छी जान पहचान है, आप एक बार इससे चाहें तो बात कर सकते हैं। मैंने इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, इससे बातचीत करी, एक मीटिंग बुलाई और मैंने इसे ये कहा कि मैं जयपुर में ये प्रोडक्ट बनाता हूँ और जयपुर के आसपास या राजस्थान में मेरे प्रोडक्ट की बहुत अच्छी डिमांड है और मैं अच्छा प्रॉफिट कमाता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बिहाफ पर अपने एरिया में मेरे गुड्स को बेचें, बदले में मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और मैं आपको बदले में क्या दूंगा, कमीशन। बदले में क्या दूंगा, कमीशन। मैंने इसको पूरी प्लानिंग बताई। बेटा अगर इसको एग्री हो जाता है कि हाँ, ये कहता है कि यार सर ने कैलकुलेटर तो बहुत गजब का बनाया, क्वालिटी बहुत अच्छी है, 2+2 दबाते तो 4 भी आता है, कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट क्या है बेटे, सही है कि नहीं है, इसको समझ में आया, अच्छा प्रोडक्ट है, कस्टमर अच्छा प्रोडक्ट जल्दी खरीदेगा, मैं जितना माल बेचूंगा उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, कमीशन। इसने बोला यस आई एग्री, आप मुझे अपना माल भेज दीजिए, भेज दीजिए, बेच नहीं, सेंड कर दीजिए, सेल मत कीजिए। मैं अपना माल जयपुर से सूरत में भेजने का काम करूंगा। आई विल सेंड माई गुड्स टू सूरत। टू हु, किसको भेजने वाला हूं मैं, आई एम गोइंग टू सेंड द यूनिट्स टू द पर्सन जिसको कि मैं अपना माल इसलिए भेज रहा हूं ताकि वो मेरे बिहाफ पर क्या करेगा, अपने लोकेलिटी में माल बेचने का काम करेगा। बेटे बात समझ में आ गई? मैंने इसको माल भेजा है या बेचा है? मैं माल सेल कर रहा हूं कि कंसाइन कर रहा हूं? कंसाइनमेंट की इसी प्रोसेस में 2 पार्टी इन्वॉल्व हो गई। पहला हो गया कंसाइनर, दूसरा हो गया कंसाइन। तो कंसाइनमेंट एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें गुड्स का ओनर
अपनी गुड्स को किसी दूसरे पर्सन के पास इस पर्पस के साथ सेंड करता है, इस पर्पस के साथ भेजता है कि वो सेकंड पर्सन जिस एरिया में माल बेचने का काम करेगा उस एरिया में माल बेचेगा किसके बिहाफ पर? कंसाइनर के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर? कंसाइनर के रिस्क पर उस एरिया में माल बेचेगा और बदले में कंसाइनर से वो क्या रिसीव करेगा? कंसाइनी कमीशन रिसीव करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसमें दो पार्टी होंगी, एक माल का ओनर जिसे अपन लोग कंसाइनर कहेंगे, और एक पर्सन जिसके पास माल भेजा जा रहा है उसका नाम क्या होगा? कंसाइनी। कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजेगा, कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पर माल बेचने का काम करेगा, बदले में कंसाइनर कंसाइनी को क्या देगा? कमीशन। तो इससे दोनों को फायदा होगा। इसे माल बेचने पर कमीशन की इनकम होगी और ये माल बेचेगा किसका? कंसाइनर का। बेचेगा कौन? माल किसका? मेहनत किसकी? इसका मेहनत का फल मिला कमीशन। मुझे माल बिकवाने पर जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो मेरा कंसिडरेशन होगा कि नहीं होगा? दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंसाइनमेंट। लिखना शुरू करो बेटे। इसमें थ्योरी भी बहुत सारी है, थ्योरी भी आपको लिखवाऊंगा मैं। सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग। मीनिंग शुरू करूं बोलना? कंसाइनमेंट इज अ प्रोसेस। Consignment is a process in which consignment is a process in which owner of the goods sends the goods sends 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 the goods to another person on the basis that goods will be sold on behalf of and at the risk RISK and at the risk of owner. At the risk of owner. चले मेरे साथ बोलना शुरू कीजिए वापस से। क्या लिखा है? Consignment is a process in which owner of the goods sends the goods on the basis that goods will be sold behalf of and at the risk of owner. जिस पार्टी के पास माल भेजा गया है वो पार्टी जो भी माल बेच रही है वो अपने लिए नहीं, किसके लिए बेच रही है? गुड्स के ओनर के लिए। किसके रिस्क पर बेच रही है? अपने रिस्क पर नहीं बेच रही। किसके रिस्क पर बेच रही है? मतलब अगर उस माल को बेचने पर कोई नफा हुआ तो किसका होगा? ओनर का। कोई नुकसान हुआ तो किसका होगा? ओनर का। तो किसके बिहाफ पर बेचा जा रहा है? ओनर। किसके रिस्क पर बेचा जा रहा है? ओनर। बदले में तो कंसाइनी को केवल क्या मिलता है? बात समझ में आ गई? एक लाइन छोड़कर लिखें, फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर। बेटे यहाँ पे जगह है दोस्त, आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर्स ऑफ consignment. Following are the basic features of consignment. बेटे आपने पार्टनरशिप पढ़ी है ना? तो आपको जब सर ने पहली बार, आपके टीचर ने पार्टनरशिप पढ़ाई होगी तो कुछ बेसिक फीचर बताए होंगे कि भाई पार्टनरशिप में क्या होने चाहिए? 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, मैक्सिमम इतने होंगे, मिनिमम इतने होंगे, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए, ऐसे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। उसी तरीके से कंसाइनमेंट में भी कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। सबसे पहला लिखो, देयर आर टू पार्टीज। नंबर 1, देयर आर टू पार्टीज। नंबर 1, कंसाइनर। And number 2,
कंसाइनी, CONSIGNOR, कंसाइनर, CONSIGNEE, कौन हो गया? कंसाइनी। अगर मैं कभी बोर्ड पे OR को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके लिखूं और डबल ई को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके लिखूं तो आप समझ जाओगे सर का मतलब क्या है। OR लिखा मतलब कंसाइनर, डबल ई मतलब लिखा कंसाइनी। बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट लाइन लिखिए, नंबर 2 पॉइंट लिखिए। ये तो आपका बेसिक पहला फीचर था। सेकंड फीचर लिखिए, देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ principal, there is a relationship of principal and agent in between consignor and consignee, in between consignor एंड कंसाइनी। लिख लिया बेटे? इधर देखो, माल भेजने वाला कौन हुआ? माल रिसीव करने वाला कौन है? अच्छा, कंसाइनर ने माल बेचा कि सेंड किया? इस बेसिस पर बेचा, सेंड किया कि कंसाइनी इसके कहे अकॉर्डिंग माल बेचने का काम करेगा। जो भी नफा नुकसान होगा किसका होगा? तो क्या गुड्स का मालिक कंसाइनी हुआ? क्या गुड्स का मालिक कौन हुआ? नफा नुकसान अगर कंसाइनर का है तो सभी डायरेक्शंस किसको फॉलो करने होंगे? किसके डायरेक्शन फॉलो करने हैं? बताइए, प्रिंसिपल और एजेंट में हु विल बी द एजेंट? हु विल बी द प्रिंसिपल? बिकॉज प्रिंसिपल विल मेक द डिसीजंस एंड दोज डिसीजंस विल बी फॉलोड बाय एजेंट। बात समझ में आ गई? तो आपसे कभी भी चलते चलते पूछा गया, यार कंसाइनमेंट में, कंसाइनर कंसाइनी में प्रिंसिपल कौन होता है? तो आप क्या बोलेंगे? यार एजेंट कौन होता है? बात समझ में आई बेटा? थर्ड बेसिक फीचर लिखिए, यूजुअली all the expenses, कॉमा करके लिखें, either paid by consignor, either paid by consignor or consignee, either paid by consignor or consignee for consignment are borne, B-O-R-N-E, are borne, B-O-R-N-E, are borne by consignor, are borne by consignor। बेटा अपन कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए आपको एक्सपेंसेस करने होंगे कि नहीं करने होंगे? अच्छा, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? जयपुर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। ये कहाँ के रहने वाले हैं? चेन्नई। मैं अपना जयपुर में रहने वाला कंसाइनर 3 जगह पर अपॉइंटेड कंसाइनी के अपने पास अपना माल भेजूंगा ना बेटे। क्या माल जयपुर से सड़क पर खुद ही यात्रा पे निकल पड़ेंगे? क्या मुझे इनको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ेगा। तो कंसाइनमेंट पर जो भी माल से रिलेटेड, चाहे भेजने का खर्चा हो, चाहे माल को बिकवाने का खर्चा हो, या उनके मेंटेनेंस का कोई भी खर्चा हो, कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस बेयर कौन करेगा? कंसाइनर। चाहे कंसाइनर अपनी जेब से पे करे या कंसाइनर के माल को बेचने के लिए एक्सपेंसेस कौन करे? कंसाइनी। एक्सपेंसेस का बर्डन किस पर आएगा? वाई? बिकॉज प्रॉफिट और लॉस किसका है? उसे तो केवल किससे मतलब है? कमीशन से। बेटे बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई सबको पक्का? अब मैंने सबसे पहला शब्द लिखा है यूजुअली, मतलब आपको क्वेश्चन में अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो ना कि ये एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, ये एक्सपेंस कौन बियर नहीं करेंगे, याद रखेंगे ओनर ऑफ द गुड्स कौन होता है?
तो चाहे कंसाइनर अपनी जेब में से पैसा खर्च कर दे या कंसाइनी को कह दे कि तुम्हें ये माल को बेचने के लिए ये क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस, तुम एक्सपेंसेस पे कर दो, बाद में हम दोनों आपस में क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, तुम खर्चा कर दो, बाद में तुम मुझसे रीएम्बर्समेंट ले लेना। मतलब कंसाइनी करे कोई खर्चा या कंसाइनर कोई खर्चा करे, अगर इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं है कि ये खर्चे बेयर कौन करेगा, हम ये मानेंगे कि सारे खर्चे कौन बेयर करेगा। क्या मुझे आपको रीजन लिखवाना चाहिए, बिकॉज कंसाइनर इज द ओनर, ही भी, रीजन समझ गए। लेकिन यूजुअली के अलावा और क्या आ सकता है, हालांकि आपके किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है जिसमें एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, कंसाइनी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कंसाइनी अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस करना चाहता है, क्या करना चाहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मान लीजिए किसी फेस्टिवल के दिन वो क्या करना चाहता है, बाहर कोई एक कियोस्क लगाना चाहता है कि लोग आते जाते क्या देखें, उस प्रोडक्ट को देखें। आपने देखा होगा सड़क पे चलते हुए कुछ लोग कियोस्क लगा के बैठे रहते हैं, वाटर प्यूरिफायर का, बाइक्स आती हैं उनका एक कियोस्क लगा लेते हैं, छोटा सा एक वो टेंट सा बना लेते हैं बेटा। तो ये एक्सपेंस कौन कर रहा है माल को बेचने के लिए, कंसाइनी। कंसाइनर ने बोला कि यार इन एक्सपेंस को करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, हम लोग जैसे जैसे पेपर में ऐड देते हैं वैसे ही लोग बाग आ जाएंगे तुम्हारे पास। कंसाइनर ने बोला कि नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से मुझे क्या होगा, थोड़ा सा सेल्स को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी, मैं ये खर्चा करना चाहता हूँ। अब ध्यान सुनिएगा, मैं कंसाइनर हूँ, आप कंसाइनी, मैंने कहा चलो कर लो यार, बाकी खर्चे किए वही मैं बियर कर रहा हूँ, ये वाला भी खर्चा मैं ही बियर कर लूँगा, बात समझ में आई। लेकिन मैं थोड़ा सा क्या हूँ, कंजर्वेटिव हूँ। मैंने कहा देख भाई, तेरी इच्छा हो तो कर ले, इस काम को करने पर तेरा जो भी खर्चा होगा ना मुझसे मत मांगना, ये खर्चे तू जाने, तेरा काम जाने। बात समझ में आ गई क्या? इसलिए पॉइंट दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है, यूजुअली ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट आइदर पेड बाय और पेड बाय आर बॉन्ड बाय कंसाइनर। बात समझ में आ गई बेटा, पक्का पक्का ध्यान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बेसिक फीचर नंबर 4। पहले आपको समझाऊंगा बाद में लिखवाऊंगा। आप शॉपिंग करके आते हैं, कपड़े लत्ते खरीद के लेकर आते होंगे, घर का सामान खरीद के लेकर आते होंगे, आप क्या बन के जाते हो, बायर, कस्टमर बन के जाते हो, और सेलर आपको क्या बना के देता है, इनवॉइस, क्या बना के देता है। आपने डी मार्ट का नाम सुना है? अगर अपन डी मार्ट में गए, बिग बाजार में गए या रिलायंस फ्रेश में गए, तो जब तक कि वो बिल नहीं बना के दे देता तब तक आप वो सामान लेकर बाहर नहीं जा सकते। सही बोल रहा हूँ ना बेटा? आप जब बिल बना के देखते हो तो आपने उसके ऊपर क्वांटिटी लिखी आती है, डिस्क्रिप्शन लिखा आता है, रेट लिखी आती है, बाद में उसकी अमाउंट लिख कर आती है, हर एक जानकारी आपको मिली होती है। फिर आप घर पे उस सामान को लाते हो, घर पे चेक करते हो तो बिल में यह आइटम था, यह आइटम फिजिकली दिख रहा है, चेक कर लेते हो। बिल में ये आइटम है, पार्ले जी के 10 पैकेट है, हाँ बिल में बना हुआ है पार्ले जी के 10 पैकेट, हाँ भाई 10 पैकेट है, हाँ बिल्कुल है। मतलब इनवॉइस से आप अपना सामान जो है मैच कर रहे हो ना। सेलर बायर को क्या बना के देता है, इनवॉइस, क्या बना के देता है, ताकि वो ये बता सके कि मैंने फलानी डेट को इस कस्टमर को इतना 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 क्वांटिटी इस रेट का इतने इतने अमाउंट माल बेचा था। बात समझ में आ रही है? माल भेजने वाला कौन है? मैं कहाँ रहता हूँ, जयपुर। ये कहाँ रहता है, चेन्नई। भाई अपनी जगह ध्यान रखना, तुम कहाँ रहते हो, चेन्नई। यहाँ से मैं इसके पास कपड़े भेज रहा हूँ, जीन्स भेज रहा हूँ, टी शर्ट भेज रहा हूँ, ट्राउज़र भेज रहा हूँ, और जो भी कुछ स्वेटर वगैरह कोट्स वगैरह भेज रहा हूँ। क्या मुझे इसको नहीं बताना चाहिए कि मैंने इतने तो ब्लेजर्स भेजे हैं, इतनी मैंने पैंट्स भेजी हैं, इतने मैंने जीन्सेस भेजी हैं, इतने मैंने ये भेजे हैं वो भेजे हैं। मुझे इसको डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है कि नहीं बेटा? अच्छा, मैं सेलर बन के भेज रहा हूँ या कंसाइनर बन के? ये बायर बन के गुड्स रिसीव कर रहा है कि कंसाइनी बन रहा है? बात समझ में आई? जैसे सेलर बायर को इनवॉइस बनाकर गुड्स की डिस्क्रिप्शन देता है, वैसे ही कंसाइनर कंसाइनी को भेजे गए माल की डिस्क्रिप्शन देता है। जिस डॉक्यूमेंट में वो भेजे गए माल की जानकारी कंसाइनी को देता है, वो दिखता इनवॉइस की जैसे ही है। दिखता किसकी जैसे है? लेकिन वो एक्चुअल में क्या नहीं होता, इनवॉइस, क्योंकि मैं यहाँ पे सेलर थोड़ी हूँ, मैं यहाँ पे कौन हूँ, कंसाइनर। तो उस इनवॉइस जैसे दिखने वाले डॉक्यूमेंट को क्या नाम दिया जाता है, प्रो फॉर्मा इनवॉइस। क्या बोलते हैं, प्रो फॉर्मा इनवॉइस। होता नहीं है लेकिन दिखता वैसा ही है। बात समझ में आ गई बेटा? लिखो, कौन सा नंबर लिख रहे हैं आप लोग? व्हेन द गुड्स आर सेंट, when the goods are sent, consigner
सेंड्स, बोर्ड पे देख लो, प्रो फॉर्मा इनवॉइस। कंसाइनर सेंड्स, SENDS, कंसाइनर सेंड्स प्रो फॉर्मा इनवॉइस। स्पेलिंग बोलिए प्रो फॉर्मा की, PROFORMA, इनवॉइस, प्रो फॉर्मा इनवॉइस मतलब इनवॉइस जैसा दिखने वाला कोई डॉक्यूमेंट, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, प्रो फॉर्मा इनवॉइस। प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन, कंटिन्यूएशन में लिखना, प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन। बेटे डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिटेल। प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स सेंट बाय कंसाइनर, ऑफ द गुड्स सेंट बाय कंसाइनर। बेटा जब मैं यहां से आपके पास माल भेजूंगा तो वो गुड्स आपके पास रिसीव होंगे। पता चला मैंने भेजी है 10,000 यूनिट, आपको मिली है 9,500 यूनिट, तो 500 का तो हिसाब किताब कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा। मैं आपको नहीं बताऊं कि मैंने कितनी यूनिट भेजी है 10,000, आप मुझे नहीं बताओ कि आपके पास आई कितनी है 9,500, आप बेच कितनी पाओगे मैक्सिमम, और मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि आपने मेरा कितना माल बेचा है। जब साल का एंड आएगा तो मैं आपसे, आपके पास जब आ रहा हूँगा पैसा कलेक्ट करने, तो मेरे दिल और दिमाग में मैं आपसे कितने रुपए के बदले पैसा चार्ज करने आ रहा हूँगा, 10,000। एम आई क्लियर बेटा? और आप कितने रुपए का अरेंजमेंट करके बैठे होगे, अकॉर्डिंग टू 9,500। एम आई क्लियर बच्चा लोग? सो वेन एवर द गुड्स आर सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, a pro forma invoice is also sent by consignor to the consignee that provides the description of the goods sent by him to the consignee। फटाफट बोलो, बात समझ में आई बेटा? अच्छा आपका काम क्या है, आप कौन हो या मैं कौन हूं? आपका काम क्या होगा, अब गुड्स को बेचने का काम होगा ना। अच्छा मालिक कौन है गुड्स का? क्या मुझे चिंता होगी या नहीं होगी? किस बात की चिंता होगी? कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, इस बात की चिंता होगी मुझे। आप मेरा माल कितना बेचे हो, कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना खर्चे हुए हैं, कितना कमीशन आपको बनता है, चिंता मुझे होगी ना। तो मैं आपसे बार बार एक स्टेटमेंट मंगवाऊंगा, मंथली स्टेटमेंट मंगवाऊंगा, क्वार्टरली स्टेटमेंट मंगवाऊंगा, जिसे कहते हैं अकाउंट सेल्स। क्या कहते हैं इसे? लिखो आगे, नंबर 5 पॉइंट। कंसाइनी सेंड्स, बोर्ड पे देखो क्या लिखा मैंने, लिखो आप भी। कंसाइनी सेंड्स अकाउंट सेल्स providing the details regarding goods sold, comma, expenses, comma, commission, comma, unsold stock, comma, unsold stock, etc। बेटे आपके पास पढ़ते पढ़ते कॉपी क्या हो गई, खत्म हो गई। आप अपने घर पे अगर पढ़ते पढ़ते फिलहाल कॉपी खत्म हो गई, तो आप घर जाकर नई कॉपी व्यवस्था करेंगे ना बेटे। घर पे भी क्या हो गई, कॉपी खत्म हो गई, चुपचाप बैठे रहेंगे, स्कूल अपने इंस्टीट्यूट आना बंद कर देंगे क्या? घर पे आप किससे बोलेंगे? पापा से बोलेंगे, मम्मी से बोलेंगे, वो आपको क्या देंगे, कॉपी ला के देंगे, पैसे देंगे या कॉपी ला के देंगे। मैं गुड्स का मालिक हूँ ना, मेरा माल किसके पास गया है? कंसाइनी के पास। जो माल आया वो कंसाइनी ने क्या कर दिया, बेच दिया। अब कंसाइनी बताएगा किसको कि और भेज, टेल मी यस और नो। कंसाइनर को ये जानने का पूरा हक है
कि आपने कितना यूनिट बेचा है, कितने आपने उस माल को बेचने पर एक्सपेंस कर दिया, बिकॉज उन सभी एक्सपेंसेस को बर्डन मेरे पर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, मुझे ये जानने का भी है कि आपके पास जितना माल बिका उसमें से जितना माल मैंने आपके पास सेंड किया उसमें से कितना बिक गया और कितना बच गया। मैं एक ध्यान लगा पाऊंगा कि मेरे कौन से कंसाइनी कॉम्पिटेंट है और कौन से कंसाइनी इनकॉम्पिटेंट है। बात समझ में आ गई। मैं इसके पास भेज रहा हूँ 10,000 और इस साल की 3,000 यूनिट ही भेज पा रहा है, तो मेरा 7,000 यूनिट पड़ा अनसोल्ड का क्या करूंगा मैं? मेरा माल बिकना चाहिए था ना। तो मैं इसे एफिशिएंट वर्कर ना मानकर इनएफिशिएंट वर्कर मानूंगा और दूसरे कंसाइनी को अपॉइंट करने की कोशिश करूंगा बेटे। तो कंसाइनर हैव अ कंप्लीट राइट टू रिसीव अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड अकाउंट सेल, जिसमें वो क्या क्या जानकारी रिसीव कर सकता है? बेचे गए माल की क्वांटिटी, उसने किए गए एक्सपेंसेस, उसका कमीशन या फिर अनसोल्ड स्टॉक। कंसाइनर क्या भेजता है कंसाइनी को? परफॉर्मा नहीं, प्रो फॉर्मा। क्या बोलेंगे? और इन रिटर्न कंसाइनी क्या भेजता है? बेटे बात समझ में आ गई। कभी कभी मैंने कुछ लोगों को परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हुए सुना हुआ है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे बेटे इसे? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। हु सेंड्स प्रोफॉर्मा इनवॉइस? टू। हु सेंड्स अकाउंट सेल्स? टू होम? बात समझ में आ गई बेटा? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नंबर कौन सा आ गया ये? 6। फॉर द गुड्स sold by consignee, for the goods sold by consignee, consignor कॉमा करके लिखिएगा कंसाइनी के बाद, consignor has to pay commission to consignee, has to pay commission to consignee according to the terms and conditions of agreement, according to the terms and condition of the agreement। ठीक है बेटा? अच्छा, मैं इधर देखिए, क्या मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही कंसाइनी अपॉइंट करूंगा क्या? क्या मैं राजस्थान में एक ही कंसाइनी अपॉइंट करूंगा क्या? मैं जयपुर में एक ही कंसाइनी अपॉइंट करूंगा क्या? अरे जयपुर भी बहुत बड़ा है कि नहीं? मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, अलग अलग बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं या बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेटा, इनमें मुझे अलग अलग जगह पर अगर माल बिकवाना है तो मुझे एक से ज़्यादा कंसाइनी को अपॉइंट करना पड़ेगा बेटा। मुझे एक बात बताओ, जो मेरे टर्म्स एंड कंडीशन मैंने एग्रीमेंट में इस कंसाइनी के साथ तय किए हैं, क्या जरूरी है सेम शर्तों पर मैं इसके साथ काम करूंगा, या ये उन्हीं शर्तों पर काम करेगा जिसके साथ मैं इसके साथ कर रहा था? बेटा जयपुर के आसपास इलाके में दिल्ली आता है, मैंने दिल्ली में कंसाइन अपॉइंट किया हुआ है। जयपुर में मेरे माल की बहुत ज़्यादा क्या है, मेरा माल बहुत फेमस है जिसकी खबर लोगों को दिल्ली के आसपास भी है। क्या इस कंसाइनी को मेरे माल को बेचने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे क्या? तो मैं इसे मामूली सा कमीशन देकर भी अपना माल बिकवा सकता हूँ ना। चेन्नई, जयपुर से चेन्नई एकदम साउथ में हो गया कि नहीं हो गया? वहाँ पर तो मेरा प्रोडक्ट पहली बार जाके लॉन्च होगा। इस कंसाइनी को उस इलाके में पहले से जो मेरे जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके बीच में जाकर मेरा माल बेचने का काम करना होगा कि नहीं करना होगा? क्या इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स के साथ माल बेचना पड़ेगा? क्या ये उसी परसेंटेज पे एग्री हो जाएगा क्या जिस परसेंटेज पे ये हुआ था? क्या मेरी जो टर्म्स एंड कंडीशन इसके साथ थी, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन इसके साथ होगी? नो। इसलिए आखिरी देखिए मैंने क्या लिखवाया है कि जो भी कंसाइनी माल बेचेगा उस बेचे गए माल के बदले कंसाइनर कंसाइनी को क्या पे करेगा, एंड दैट कमीशन विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। बेटे बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको इसकी थ्योरी लिखवाई। 2 मिनट लगेंगे, रिविजन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट? बिना देखे बोलो। Consignment is a process in which owner of the goods sends his goods to another person on the basis that goods will be sold on behalf of and at the risk of owner of the goods। बात समझ में आ गई बेटा? बेसिक फीचर में इस प्रोसेस में कितनी पार्टी होती हैं? पहला बोलो,
जो माल भेजता है। नंबर 2, टू whom the goods are sent. There is a relationship between consignor and consignee. Who is principal? Who is agent? करेक्ट। कंसाइनर जब कंसाइनी के पास माल भेजेगा तो या तो उस माल को भेजने के खर्चे खुद करेगा या वो किससे करवाएगा, ये बताता हूँ। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, मैंने अहमदाबाद में माल भेजा, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा था वो मैंने पे कर दिया, बात समझ में आ गई। मैंने दिल्ली में माल भेजा और ट्रक ड्राइवर को एक पर्ची पर लिखकर कहा ये माल फलानी जगह जाएगा और जिस आदमी को तुम दोगे उसका नाम कंसाइनी है, उससे फ्रेट के तुम्हारे पैसे तुम उससे ले लेना। तो या तो वो भाड़ा मैं पे किया होता या मैंने वो भाड़े का खर्चा किससे पे करवाया, है तो खर्चा कंसाइनमेंट का ही ना। खर्चा बियर कौन करेगा, कंसाइनर। यूजुअली ऑल द एक्सपेंसेस आर बॉन्ड बाय कंसाइनर, रीजन बीइंग क्योंकि वो गुड्स का ओनर है। तो जो आदमी ओनर है, नफा नुकसान किसका होगा, तो फायदा भी अगर उसका है तो नुकसान भी उसी का होगा, इसलिए एक्सपेंसेस भी उसी को बियर करने होंगे। अच्छा, कंसाइनर होने के नाते, माल भेजने के नाते उसे भेजी गई यूनिट्स का डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है ना बेटे। क्या वो बोल बोल के बताएगा, मेल भेज सकता है, डॉक्यूमेंट बना के भेज सकता है, समरी बना के भेज सकता है, जैसे क्या नाम देते हैं, प्रो फॉर्मा, जिसमें भेजी गई यूनिट्स, उनकी क्वांटिटी और ध्यान से सुनिए जिस रेट पर उसे वो माल बेचना है उसकी जानकारी उसे देना बहुत जरूरी है। उस डॉक्यूमेंट को क्या नाम देते हैं, प्रो फॉर्मा इनवॉइस। याद हो गया बेटा। बदले में कंसाइनी क्या भेजता है, अकाउंट सेल्स, ताकि कंसाइनर को वो टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर सके। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट को पीरियोडिकल स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बात समझ में आ गई बेटे। कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को क्या दिया जाएगा, कमीशन, परफॉर्मेंस नहीं, क्या दिया जाएगा, कमीशन। वो कमीशन की कैलकुलेशन दोनों पार्टी कैसे करेगी, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। एम आई क्लियर बेटा। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। मैं जो टॉपिक आपको लिखवाने वाला हूं बेटे, ये टॉपिक्स अगर हम लोग पढ़ लेंगे, आप समझिए हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैसे भी भेज सकते हैं बेटा, जैसे कंसाइनर मांगेगा वैसे ही भेज सकते हैं। नंबर 1 अपन ने क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेएबल टू कंसाइनी। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेएबल टू कंसाइनी। बेटा डोंट यू थिंक कि कमीशन की कैलकुलेशन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हम जितने भी इलस्ट्रेशंस करेंगे ना चैप्टर में और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उस हर क्वेश्चन में अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंसाइनर का माल बेचेगा कौन, इसलिए कंसाइनिंग को उसे क्या मिलना जरूरी है, कमीशन। नंबर 2 लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ गुड्स, कैलकुलेशन ऑफ लॉस of goods on consignment। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट डिटेल में बहुत आराम से बताऊंगा, नॉर्मली सुन लीजिए बेटा। एक जगह से, जयपुर से माल उठकर मुंबई जाएगा, बेंगलोर जाएगा, चेन्नई जाएगा, अहमदाबाद जाएगा, तो रास्ते के दौरान माल चोरी भी हो सकता है। माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में थोड़ा थोड़ा जैसे कहते हैं डैमेज भी हो सकता है। तो 2 तरह के नुकसान हो सकते हैं, नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स होगा और एक एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स होगा। दैट विल बी डिस्कस्ड प्रॉपरली। नंबर 3 लिखिए बेटे, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। बेटे कंसाइनर ने जो माल भेजा, क्या वो जरूरी है सारा माल बिक जाएगा? इट इज नॉट कंपल्सरी कि सारा का सारा माल बिक जाए। जो माल बिक जाएगा अच्छी बात है, जो माल नहीं बिकेगा दैट विल बी कॉल्ड अनसोल्ड स्टॉक, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड प्रॉपरली। ओके बेटे। नंबर 4 लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
कंसाइनर कौन था भेजी गई गुड्स का? ओनर। और कंसाइनी केवल क्या था? मैंने अलग अलग जगह पर 100-150 तरह के कंसाइनी अपॉइंट किए हुए। मुझे हर एक कंसाइनी के साथ किए गए कंसाइनमेंट का प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली कैलकुलेट करना चाहिए, मर्ज करके कैलकुलेट करना चाहिए। बात समझ में आ गई? इसीलिए कंसाइनर जिस भी कंसाइनी के पास माल बेचता है उसका अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा और उस कंसाइनी का अकाउंट अलग बनाएगा। मेरी बुक में, आपका नाम बोलो बेटे, कुलदीप। कंसाइनी का नाम है कुलदीप, तो मेरी बुक्स में आएगी कंसाइनमेंट टू कुलदीप अकाउंट। क्या आएगा? और एक अकाउंट आएगा कुलदीप अकाउंट। आपका नाम बोलिए साहब। आयुष। कंसाइनमेंट टू आयुष अकाउंट और एक अकाउंट आएगा आयुष का। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में तो प्रॉफिट और लॉस निकालूंगा और आयुष के अकाउंट में मुझे इससे पैसा लेना है कि मुझे इससे पैसा देना है वो निकालूंगा। बात समझ में आ गई बेटा? और फाइनल अमाउंट लिखिए। फाइनल अकाउंट में जो लिखना है अपने को, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी received by consignor, to be received by consignor from consignee as settlement, to be received by consignor from consignee as settlement। फटाफट बताइए, मेरा माल बेचेगा कौन? पक्का? मेरे माल को बेचने का खर्चा कौन करेगा? कंसाइनी करेगा। बात समझ में आ गई? कोई भी कर सकता है ना, कंसाइनर भी कर सकता है, कंसाइनर। वैसे यूजुअली माल को बेचने का खर्चा कौन करेगा? कंसाइनी करेगा, बिकॉज मेरा माल बेच कौन रहा है? मैं तो बैठा हूँ जयपुर में और ये बैठा है बेंगलोर में, तो मेरा माल बिक कहाँ रहा है? बेंगलोर में। तो माल को बेचने का कोई भी खर्चा भी कौन करेगा? कंसाइनर। जब मैं इसके पास आऊँगा हिसाब करने तो खाली में से कहूँगा क्या बता तूने कितना माल बेचा? बोले इतना इतना, लाभ सारे पैसे दे दे मेरे को बेचे माल के। ये क्या बोलेगा? ऐसे थोड़ी सर, आपके इस माल को बेचने के लिए मुझे क्या करने पड़े वो मैं एक्सपेंस काटूंगा। मैंने कहा छोड़ लाओ बाकी के पैसे दे। बोले ऐसे कैसे? मैंने आपका माल बेचा है तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा ला वो तो दे। बोले हाँ ये ले लो। बात समझ में आई? तो जो वैल्यू मैं आपने बोला हाँ ये ले लो वाली वैल्यू कहाँ से आएगी? इस वाले पॉइंट में आएगी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी रिसीव बाय कंसाइनर फ्रॉम कंसाइनी एज सेटलमेंट। कितने पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे? बात समझ में आई? पांचों कर लिया, समझो हमारा चैप्टर फिनिश। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक लाइन छोड़कर फ्रेश टॉपिक लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। लिखिए देयर आर, नंबर इसमें लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कमीशंस। There are following types of commissions that can be allowed by consignor, to consignee। लिखिए नंबर 1 ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन, फर्स्ट कमीशन का नाम बोलिए, क्या लिखा है आपको मैंने? ऑर्डिनरी कमीशन। दूसरा लिखिए ओवरराइडिंग कमीशन। नाम बोलो जरा। ओवरराइडिंग, OVER, ओवर डैश RIDING, ओवर राइडिंग कमीशन। लिख लिया बेटा? थर्ड लिखिए डेल क्रेडर, DEL डैश CREDERE, डेल क्रेडर कमीशन। तो कुल मिलाकर आपको मैंने कितने कमीशन के नाम बताए? फर्स्ट बोलो, सेकंड बोलो, थर्ड बोलो।
अब ये क्या होते हैं क्या नहीं, उसके पहले मैं थ्योरी लिखाऊंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लिखो नंबर 1, ऑर्डिनरी कमीशन। नंबर 1 ऑर्डिनरी कमीशन। शुरू करो बोलना इसमें। लिखो, इफ नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, इफ no specific information is available, then this commission will be paid on actual total sales, will be paid on actual total sales। जो भी लिखा है उसको पूरा बोलिए मेरे साथ। इफ नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देन दिस कमीशन विल बी एक्चुअल टोटल। शुरुआत में इफ लिखवाया आपको मैंने कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी साफ साफ नहीं दिया हो ना, सिंपल सा कह दिया हो रेट ऑफ कमीशन इज 5%, रेट ऑफ कमीशन इज, क्वेश्चन में सेल्स ढूंढिए, सेल्स का कितना परसेंट लगा दीजिए। लेकिन क्वेश्चन में ऑर्डिनरी कमीशन के लिए कुछ अलग तरीके से बोला हो कि ये कमीशन की कैलकुलेशन आपको इस मैनर में करनी है, तो जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसे अपने को कैलकुलेट करना है। ये सब मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल बना के दूंगा। केस नंबर ए विद नो स्पेसिफिकेशन, केस नंबर बी विद सम स्पेसिफिकेशंस। मेरी बात समझ में आ गई क्या? नंबर 2 लिखेंगे, सेकंड का नाम बोलिए, ओवरराइडिंग कमीशन। इसमें लिखो बेटा, this commission is allowed to consignee, this commission is allowed to consignee for selling the goods, for this commission is allowed to consignee for selling the goods, लिख लें यहाँ तक, for selling the goods over and above invoice price, over and above invoice price, INVOICE, invoice price। ओके बेटा, कंटिन्यूएशन में लिखें आगे। If no specific information is available, then this commission will be paid on the sales made above invoice price, made above invoice price। अब ये क्या है क्या नहीं बाद में समझाऊंगा। 2 कमीशन लिख लिया आपने, एक लाइन छोड़कर थर्ड कमीशन लिखिए, डेल क्रेडर कमीशन, DEL CRE DERE, डेल क्रेडर कमीशन। लिख लिया बेटा? इसमें लिखो सबसे पहले, दिस कमीशन is allowed to consignee, this commission is allowed to consignee by consignor to avoid the loss of
bad debts, to avoid the loss of bad debts, full stop. If this commission has been allowed then the loss of bad debts will be borne by बताइए कौन बियर करेगा इस लॉस को? कंसाइनर नहीं बेटा, विल बी borne बाय कंसाइनी. लिखो विल बी borne बाय कंसाइनी. otherwise such loss will belong to consignor. फुल स्टॉप. अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बोलूंगा उसको बाद में नोट कर लेना, इसी के आगे नोट करना. कंसाइनमेंट पे भेजे गए माल का ओनर कौन था? उसने अपना माल किसको भेजा? कंसाइनी का काम था माल को बेचने का. कंसाइनी ने माल बेच दिया, कुछ नकद में बेचा, कुछ उधार बेचा. नकद बेचे गए माल पर कभी भी बैड डेट्स का लॉस होगा क्या? लेकिन जितना माल आप उधार बेचोगे उतने के साथ साथ उतना ही बैड डेट्स का रिस्क भी खड़ा हो जाएगा. कंसाइनी का काम क्या था? माल बेचना. क्या कंसाइनी ने माल बेच दिया? किसके कहे अनुसार अकॉर्डिंग बेचा होगा? कल को कंसाइनी ने जिन लोगों को उधार माल बेचा, 10 लोगों को बेचा और उसमें से 2 लोग क्या हो गए? इनसॉल्वेंट, और वो पैसा नहीं दे सके, तो लॉस ऑफ बैड डेट्स हो गया ना. कंसाइनर ये चाहे कि कंसाइनी माल बेचे और किसी डेटर ने पैसे नहीं दिए तो जो बैड डेट्स का लॉस हो जाए वो नुकसान मेरा ना हो, किसका हो? इसलिए वो कंसाइनी को एक एडिशनल कमीशन दे देता है जिसका नाम है डेल क्रेडर कमीशन. अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को क्या दिया हुआ है तो कंसाइनी चीखेगा चिल्लाएगा नहीं कंसाइनर के आगे कि देखो यहाँ पे क्या हो गया, बैड डेट्स का लॉस, ये लॉस मेरा नहीं, किसका है? तुम्हारा. नहीं, कंसाइनर क्या बोलेगा? कंसाइनी मैं तुम्हें क्या दे चुका हूँ? डेल क्रेडर कमीशन. तुमने माल बेचा एक बार, तुमने कमीशन लिया 2 बार. पहली बार माल बेचा तो पहला कमीशन मैंने कौन सा दिया होगा? ऑर्डिनरी कमीशन. कौन सा दिया होगा? क्योंकि मैंने ऑर्डिनरी के लिखवाया ना, एक्चुअल टोटल सेल्स. क्या लिखवाया देखो? तो चाहे नकद बेचो और चाहे उधार बेचो, तुम्हें क्या मिलना था? ऑर्डिनरी कमीशन मिलना ही था. मैं तुम्हें ऑलरेडी क्या दे चुका हूँ? ऑर्डिनरी कमीशन दे दिया. और मैं तुम्हें एडिशनल कमीशन और कौन सा दिया? मैं पागल हूँ क्या जो तुम्हें माल बेचो एक बार कमीशन दूंगा 2 बार? मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ. मेरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी मैं तुम्हें एक ही बार माल बेचने पर कमीशन कितनी बार दे रहा हूँ? तो पहला तो मुझे नॉर्मल देना ही था, ऑर्डिनरी कमीशन. दूसरा मैंने क्यों दिया? ताकि अगर तुम मुझसे कमीशन ले लेते और कल को क्या हो जाता है तो वो बैड डेट्स का लॉस मैं नहीं उठाऊंगा, वो नुकसान तुम्हें अपनी जेब में से पूरा करना पड़ेगा. मेरी बात समझ में आ गई क्या? लेकिन अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को क्या नहीं दिया हुआ है? डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिया, सिर्फ केवल क्या दिया होगा? तो फिर जो भी बैड डेट्स का लॉस होगा वो किसको पास ऑन होगा? ये मैं सब समझाऊंगा जब एग्जाम्पल दूंगा. पहले आपको थ्योरी समझ में आ गई क्या बेटे? जहां पे लिखना बंद किया वहीं से आगे स्टार्ट करो. इफ नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन, if no specific information is given, then this commission will be paid, on actual total sales.
हालांकि बैड डेट्स होता कौन सी सेल पर है, कैश पर कि क्रेडिट पर। लेकिन अगर क्वेश्चन में केवल ये कहा गया डेल क्रेडिटर कमीशन इज 5%, केवल क्या कहा गया, और मुझे 5 लाख की क्या गिवन है, कैश सेल्स, 7 लाख की क्या गिवन है, क्रेडिट सेल, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई, मैं पूरा 12 लाख पे क्या दूंगा, 5% कमीशन, क्योंकि मुझे मेंशन नहीं किया गया था कि डेल क्रेडिटर कमीशन तुम्हें क्रेडिट पे देना है कि टोटल पे देना है। तो नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, आई विल हैव टू पेड ऑन टोटल। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ आया, स्पेसिफिकेशन के साथ लिखा हुआ आया डेल क्रेडिटर कमीशन इज 5%, और चुप हो जाए तो ये तो विदाउट स्पेसिफिकेशन था। ये लिखा हुआ जाए डेल क्रेडिटर कमीशन इज 5% ऑन क्रेडिट सेल, तो मैं 12 लाख पे दूंगा या केवल 7 लाख की क्रेडिट सेल, बात समझ में आ गई। अब ये टोटल पे क्यों दिया, टोटल पे क्यों नहीं दिया, इसके बारे में चर्चा अपन आराम से करेंगे अभी, ठीक है। एकदम सीधे बैठो बेटे। कंसाइनर कंसाइनी को क्या देता है, फटाफट बोलिए, कमीशन। कितने टाइप के कमीशन दे सकता है, अच्छा क्या तीनों ही देगा, नहीं, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन। मैंने तय किया कि मैं इसे केवल क्या दूंगा, मैंने तय किया कि मैं इसे ऑर्डिनरी कमीशन के साथ डीसीसी भी दूंगा, मैंने तय किया कि मैं इसे ऑर्डिनरी भी दूंगा, डेल क्रेडिटर कमीशन भी दूंगा और ओवरराइडिंग कमीशन भी दूंगा। मैंने बताया था ना मेरा प्रोडक्ट इसको बेचने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेरे को इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमीशन भी देने पड़ेंगे। चलिए अब आप थोड़ा दिमाग लगा के मेरे क्वेश्चंस का फटाफट आंसर देना। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, तो मैं क्या बन के बात कर रहा हूँ, आप रहते हैं मुंबई, मुंबई गए हैं कभी आप लोग, कौन कौन गया है, गुड, तो जो नहीं गए चलो मुंबई, तो आप कौन हो गए, कंसाइनी। मैं जयपुर से मुंबई आपके पास 10,000 यूनिट सेंड कर रहा हूं, जो मेरे घर में मुझे पर यूनिट 100 रुपये की पड़ी, यानी कि मैंने आपके पास कुल मिलाकर 10,000 यूनिट, जिसकी मेरे लिए पर यूनिट कॉस्ट, मेरे लिए पर यूनिट कॉस्ट कितने रुपए की है, तो मैंने आपको ऐसी 10,000 बॉटल्स जो मेरे लिए 100 रुपये की पड़ी, क्या 10 लाख रुपए का माल भेज दिया बेटा। ये है, आप कौन हो भैया, यू आर मिस्टर कंसाइनी। कंसाइनी क्या करता है, इन 10,000 यूनिट में से 8,000 यूनिट को बेच देता है। हाउ मेनी यूनिट्स हैव बीन सोल्ड, माय फर्स्ट क्वेश्चन, गिव मी द प्रॉपर आंसर। अगर मुझे कंसाइनी को कमीशन देना है तो सेंट यूनिट 10,000 पे दूं या सोल्ड यूनिट 8,000 पे, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, किस पे देंगे, 100, जो कि कितनी हो गई, 8,000, बात समझ में। अच्छा मेरे को ये बताओ, मैं कौन, आप कौन। मैंने आपको क्वेश्चन में केवल क्या बोला कि मैंने ऐसी बॉटल भेजी है 10,000, जिसकी मेरे लिए कॉस्ट कितने की है, भेजी है, आपको ये बताया कि कितने बेचनी है, मुझे आपको बताना, हाँ बोलो, 100 से ऊपर में बेचनी पड़ेगी, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। कितना ऊपर बेचूं, गुड्स का ओनर ये है क्या, गुड्स का प्रिंसिपल है क्या, ये गुड्स का ओनर मैं हूं, मैं इसका प्रिंसिपल हूं कि नहीं, मुझे इसको एक रेट देनी पड़ेगी बेटा। याद है प्रो फॉर्मा इनवॉइस, जितना मैंने गुड्स भेजा उसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा, क्वांटिटी दी होगी और एक रेट भी मेंशन की होगी, उस रेट को नाम देते हैं इनवॉइस प्राइस। क्या नाम देते हैं उसे, कंसाइनर कंसाइनी को जब तक नहीं बताएगा कि तुझे माल कितने में बेचना है, बेचारा कंसाइनी हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दाम में ऊपर बेच दे, हो सकता है कॉस्ट के कॉस्ट में बेच दे, हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाउनवर्ड वैल्यू में बेच दे, तो कंसाइनर को नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसलिए कंसाइनर कंसाइनी को पहले से ही जिस रेट में कम से कम, सुनिएगा मेरे शब्द में क्या बोला, जिस रेट में कम से कम रेट पर कंसाइनी को माल बेचना है वो उसे प्रोफॉर्मा इनवॉइस में मेंशन करके दिया जाता है, एंड दैट इनवॉइस इज कॉल्ड, प्राइस इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। बेटा एक तो होती है सेलिंग प्राइस, एक होती है इनवॉइस प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब जितने में माल वास्तव में बिका, एक होती है इनवॉइस प्राइस, जितने में कंसाइनी को माल बेचने के लिए कहा गया था। बड़ी बात समझ में आ गई क्या, पक्का ध्यान रहेगा। अच्छा ये 120 रुपये कौन सी प्राइस है, क्या जरूरी है कंसाइनी 120 पर ही बेचेगा, ये इसकी स्किल्स, इसकी एबिलिटी पे काम करता है कि नहीं करता है,
कि इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी दाम में बेच पाएगा कि नहीं बेच पाएगा। पहले बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ गई? हाउ मेनी यूनिट्स हैव बीन सोल्ड बाय कंसाइन? He was so intelligent, so efficient that he could realize rupees 150 by selling single unit. तो इसने टोटल मेरा माल फिलहाल 12 लाख में बेचा कि नहीं बेचा? बेटा इसे क्या नाम दिया गया? एक्चुअल सेल्स। क्या नाम दिया इसे? आई बेटा आपको बात समझ? अब आप ध्यान सुनिएगा, मैंने इधर फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ऑर्डिनरी कमीशन इज 10%। क्या लिखा मैंने? ऑर्डिनरी कमीशन इज 10%। और दूसरे केस में लिखा है ऑर्डिनरी कमीशन इज 10% एट इनवॉइस प्राइस सेल्स। बोलिए क्या लिखा है इधर? इधर बोलो, एट आईपी। स्पेसिफिकेशन ये वाला है कि वो वाला है? वो वाला है ना। कहाँ से है स्पेसिफिकेशन? यहाँ है ना बेटे। जो आपको थ्योरी लिखवाई है मैंने ऑर्डिनरी कमीशन की, पहले पढ़िए उसको, सुनना चाहिए मुझे क्या लिखा हुआ है। इफ नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देन दिस कमीशन विल बी पेड ऑन एक्चुअल टोटल सेल्स। आइए इधर की तरफ देखते हैं, क्या कोई स्पेसिफिकेशंस एडेड है? आपको क्वेश्चन में टोटल सेल्स कितनी दिखाई दे रही है? 12 लाख। मैं 12 लाख का कितना परसेंट? 10%। जो ऑर्डिनरी कमीशन दूंगा वो कितने का दूंगा? 1,20,000। एम आई राइट बेटा? अब इधर आ जाइए, इसने भले ही माल 150 में बेचा कि नहीं बेचा, लेकिन जैसा मेरे और इसके बीच में क्या हुआ है? एग्रीमेंट। क्या हुआ है? उसके हिसाब से ये माल मेरा चाहे 120 से ऊपर चाहे 220 में क्यों ना बेच दे, ऑर्डिनरी कमीशन की कैलकुलेशन तो उस प्राइस पर ही की जाएगी जो प्राइस मैंने इसको बेचने के लिए बताई थी। क्या लिखा है? एट। मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन में 150 रुपए की प्राइस नहीं बताया होता और मैं कहता कि मैंने इसको माल बेचने के लिए मिनिमम रेट क्या दी है, और मैं आपसे कहता कि इसने मेरी कितनी यूनिट बेच दी है, बताओ इसने कितने में माल बेचा होगा? आएगा 960 बोलोगे ना आप लोग। पहले तो मुझे क्या करना चाहिए? 8000 यूनिट को 150 से मल्टीप्लाई करना चाहिए या इसकी इनवॉइस से। व्हाट इज इनवॉइस प्राइस पर यूनिट? क्या आ गया? 9 लाख। ये एक्चुअल सेल्स बोले या आईपी सेल्स बोले? अरे एक्चुअल सेल्स तो 150 के हिसाब से कितनी है और आईपी सेल्स 120 के हिसाब से कितनी है? दोनों में डिफरेंस समझना है। इस लाइन को दोबारा बोलिए, ऑर्डिनरी कमीशन इज 10% एट आईपी सेल। जब मैं ये लाइन पढ़ूंगा तो मेरा ध्यान ऊपर वाली सेल पे जाएगा कि नीचे वाली सेल पे जाएगा ना? ऑर्डिनरी कमीशन इज 9,60,000 का 10%, दैट वुड बी ₹96। बेटे बात समझ में आई क्या? अब आपके मन में थोड़ी दया भावना आ रही होगी कंसाइनी के प्रति, थोड़ी नहीं आ रही? आ रही तो कुछ तो आ रही। उसके बारे में चर्चा बाद में कर लेंगे। पहले बताओ अपन ने कौन सा कमीशन पढ़ना था? पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? इफ नो स्पेसिफिकेशन इज एडेड then actual total sales पे percentage. If specification is added then according to the specification we need to find the value of commission. Am I clear बच्चा लोग? अब आपके मन में जो दया है वो ये आ रही है, सर इसने आपका माल बेचा कितने में, आप इसे कमीशन केवल 120 के हिसाब से दे रहे, अन्याय कर रहे हो आप इसके साथ। अगर ये आपका माल बिना किसी मेहनत के कितने में ही बेचा होता तो आपको सेलिंग प्राइस का बेनिफिट भी कितने रुपए का ही होता? 9,60,000। इसने दिमाग लगाया, इसने दिन रात बैठकर स्ट्रैटेजी बनाई कैसे कस्टमर को मैं अपना माल महंगा बेचूं, तो इसने 8,000 मल्टीप्लाई बाय ये 150 में कैपेबल हुआ तो ये आपका माल कितने में बेच के दिखाया। अब आप खुद सोचो सर, जब आप इसके ऑफिस में जाओगे तो 12 लाख मांगोगे कि 9,60,000? क्योंकि इसने आपका माल बेचा ही कितने में है, तो फिर आपको कमीशन भी किस पे देना चाहिए था। लेकिन आपने इसे कमीशन किस पे दिया? क्योंकि पहली बात मेरे और इसके बीच में तय क्या हुआ था कि ऑर्डिनरी कमीशन अगर दूंगा तो किसके ऊपर दूंगा? बताइए, अगर मैं इसे एक्स्ट्रा जो इसने मेरे लिए माल बेचा है ये शांति से बेचता तो कितने बिक जाता? तो मेरी जेब में सेल्स का वैल्यू कितना आता? इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करी, मेरी जेब में कितना पैसा है? मेरी जेब में 2,40,000 ज़्यादा आया ना। क्या मुझे इसे हाथ मिलाकर थैंक यू बोलकर निकल जाना चाहिए?
ये आदमी कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करेगा अगले साल, मुझे इसे क्या देना चाहिए, एक्स्ट्रा कमीशन देना चाहिए। पढ़ो सेकंड कमीशन की थ्योरी पढ़ो, क्या लिखा है, नाम बोलो सेकंड कमीशन का, शुरू से बोलिए, सुनना चाहिए, आराम आराम से बोलिए। ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस, एक्चुअल सेल्स। नीचे कौन सी सेल्स है, इनवॉइस प्राइस सेल। कहा था 960 में बेच, इसने कहा रुको मैं आपका माल कितने बेच के दिखाऊंगा, 12 लाख। तो आपको इसके एक्स्ट्रा एफर्ट के कारण 2,40,000 का फायदा हुआ क्या? इसे अपन नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेल्स या फिर एक्सेस सेल्स। बात समझ में आ गई? आगे देखो क्या लिखा है पूरा, इफ नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देन इट विल बी पेड ऑन सेल्स अबव इनवॉइस। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो ढूंढना पहले क्या, फिर क्या ढूंढना, इसमें से ये लेस करना, क्या निकल कर आ जाएगी, एक्सेस। अब देखो दो, पहला केस ओवर राइडिंग कमीशन, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं, OR से। ओवर राइडिंग कमीशन इज कितना परसेंट, क्या मैंने कोई स्पेसिफिकेशन ऐड किया? अब देखो स्पेसिफिकेशन, ओवर राइडिंग कमीशन इज, आगे बोलिए क्या है, ऑन सेल्स मेड, अगर IP लिखूंगा तो एक ही बात होगी, ऑन सेल्स मेड अबाउ रुपीज 130 ईच यूनिट। अब देखो पहले उसको छोड़ो, यहाँ देखो क्या लिखा है, ओवर राइडिंग कमीशन। मैंने आपको क्या सिखाया, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज एडेड तो अपन किसके ऊपर देते हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस इनवॉइस प्राइस सेल। एक्स्ट्रा सेल्स कितना आ गया, आपको मीनिंगफुल तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 240 का कितना परसेंट, क्या बेटे ये 24,000 हुआ, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या, ओवरराइडिंग कमीशन तो दूंगा, कितना परसेंट दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब तू मेरा माल 130 रुपए से ऊपर बेच के दिखाएगा। समझे मैंने क्या बोला? आपको मेरे हाथ में क्या दिख रहा है, ये लो मिस्टर कंसाइनी, ये पेन लीजिए। मैंने इसको ये पेन कितने में बेचने के लिए कहा? कंसाइनी इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखे एक बार, अच्छा दिख रहा है तुझे पेन? इसके शब्द सुनिए, सर अगर मैं आपका ये पेन 120 रुपए से ऊपर बेच के दिखाऊं तो आप क्या मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमीशन देंगे? आई लाफ्ड। मैंने बोला ध्यान से देख इसको, कितना गजब का पेन है, कितना सुंदर पेन है। मैं तो तेरे कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या करना चाहता हूँ, स्टैंड रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसकी रेट क्या की है, कम की है। ये तो मुझे ही पता है कि मेरा पेन 120 में तो ऐसे बिकेगा यूं। तेरे को अगर क्या चाहिए, एक्स्ट्रा कमीशन, तो चल ठीक है मैं तुझे क्या दूंगा, एक्स्ट्रा कमीशन। लेकिन कब दूंगा, अगर तू मेरा माल 130 से ऊपर बेच दिया तो जितना ऊपर बेचेगा उस पर क्या दूंगा, कमीशन। ये बोला मैं समझा नहीं, मैंने कहा मैं समझाता हूँ। 120 से लेकर 130 के अंदर अगर तू माल बेचता है तो मैं तुझे केवल और केवल कौन सा कमीशन, ऑर्डिनरी। मतलब अगर तू 130 में मेरा माल बेचेगा ना तो 130 मल्टीप्लाई बाय 8,000 जो भी वैल्यू निकल कर आएगी तुझे उस पर कमीशन, कौन सा कमीशन दूंगा, ऑर्डिनरी। लेकिन अगर तूने 130 से ऊपर बेचा, मान लो तुमने बेचा 140 में, कितने बेचा, तो 10 रुपये ऊपर बेचा ना, कितना यूनिट बेचा, 8,000, तो 80,000 तूने मेरे को ज़्यादा कमा के दिए ना, मैं 80,000 पे तुझे क्या दूंगा, कमीशन। क्या आपको स्पेसिफिकेशन समझ में आ गया क्या बेटे? अच्छा इधर देखो, पहले वाले केस में मैं क्या कर रहा था, एक्चुअल सेल 150 में से कौन सी सेल लेस कर रहा था। अब देखो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, आप बोलिए क्या करूँ, 8,000 मल्टीप्लाई बाय, पहले 150 लिख लूँ, हालांकि आप 20 सही बोल रहे थे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप सीधे सीधे मुझे 20 बता दिए ना, 8,000 मल्टीप्लाई 150, बोलिए कितना है। आपको इसने माल कितने में बेच के दिखाया, 12 लाख। लेकिन आपने तय ये किया था कि अगर ये 130 तक या उससे कम बेचता है तो ओवरराइडिंग नहीं दूंगा, लेकिन जितना 130 से ऊपर बेचेगा उस पर उसे मैं क्या दूंगा, एक्स्ट्रा कमीशन। बेटा बात समझ में आ गई क्या? अब आप देखिए क्या ये 10,40,000 आई बेटा, यहाँ पर कौन सी सेल आई थी, 9,60,000, यहाँ पे कौन सी आ गई, 10,40,000। बताओ अब की बार एक्सेस सेल्स
1,60,000। अब मुझे 1,60,000 का क्या देना है? 10%। क्या मेरा कमीशन 16,000 आएगा कि नहीं आएगा? क्या नहीं? 100% बिलीव कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया है ना? इजी, नो स्पेसिफिकेशन, तो जैसा बोला वैसा सिखा रहा है। और स्पेसिफिकेशन जैसा क्वेश्चन में साफ साफ बोला ऐसे ऐसे करो, तो वैसे वैसे अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बेटे बात समझ में आ गई क्या? थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड कमीशन बोलो क्या है? अच्छा, मैं कौन? आप कौन? मैं आपके पीछे पड़ गया, अरे कंसाइनी मेरा माल ज्यादा बेचो, ज्यादा बेचो, ज्यादा बेचो। आपने बोला भाई ज्यादा बेचने का एक सिंपल सा तरीका है, अलाउ मी टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट, अलाउ मी टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट। मैं कहा नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, अगर तू मेरा माल क्या बेच देता है उधार में, और कल को क्या हो जाए तो तू तो खाली बोल देगा बैड डेट्स हो गया, तो मेरे को नुकसान होगा कि नहीं होगा? मैं तुझे परमिट नहीं कर सकता मेरा माल उधार में बेचने के लिए। महीना निकला, 2 महीना निकला, साल भर निकल गया, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या नहीं किया हुआ है? कैश में ही बेचने को कहा है, क्रेडिट में बेचने को नहीं किया। मेरी जो आपसे एक्सपेक्टेशन थी माल बेचने की वो नहीं पूरी हो पाई ना बेटा। थक हार कर मैंने आपको किसकी परमिशन दे दी? बेचो। याद करो, ऑर्डिनरी कमीशन में मैंने सिंपल सा लिखवाया था, इट इज अलाउड ऑन एक्चुअल टोटल सेल्स। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल सेल्स? कैश प्लस क्रेडिट सेल, ये मतलब होता है ना। जैसे ही मैंने आपको क्या कहा, चलो जी यू आर अलाउड टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट, आपके तो पर निकल आए। बोले अल्लाह, अब तो क्या बोल दिया? कैश और क्रेडिट। अब तो मैं हर आदमी को माल बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा? यू आर फ्री टू सेल द गुड्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने पर जितना ज़्यादा माल बिकेगा उतना ऑर्डनरी कमीशन मिलेगा। बट आप एक भूल क्या कर रहे हो बताइए? आप जिस भी आदमी को मेरा माल बेचोगे, बिना उसकी क्रेडिट वर्थनेस को चेक किए, बिना उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी को चेक किए मेरा माल बेच दोगे, तो नुकसान मुझे होगा कि नहीं होगा? फटाफट बोलिए ना। आपने क्या कर दिया? मेरा मैक्सिमम माल बेच दिया। अब जब मैं आपसे क्या लेने आऊँगा? पैसे। आप बोलोगे देखो इतना इतना तो बेचा था, इसमें इतना सा तो मिला है, और इतना सारा क्या हो गया? बैड डेट्स। और क्योंकि मुझे आपसे क्या लेना है? ऑर्डिनरी कमीशन, तो कैश पे भी लूंगा और क्रेडिट पे भी लूंगा, तो ऑर्डिनरी कमीशन तो दे दो, और ये बैड डेट्स हो गया ये तुम बियर कर लो। क्या मैं कुछ कर पाऊंगा क्या? बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ, मैं कौन हूँ? ओनर ऑफ गुड्स। मैं चुपचाप अपना सा मुंह लेके आ जाऊंगा। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई मेरे साथ। उधार नहीं बेचने के लिए बोलता हूँ तो कम माल बिकता है, उधार बेचने को बोलता हूँ तो बैड डेट्स का लॉस हो जाता है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? बस में जा रहा था, सोचते 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 याद आया, मैंने कहा ड्राइवर को बोला रुको रुको रुको। वापस कंसाइनर के लिए, कंसाइनी के पास मुड़ने के लिए नई बस में बैठा, और रास्ते में डिसीजन लिया कि इसे माल भी बिकवाऊँगा और बैड डेट्स का लॉस भी मैं नहीं उठाऊँगा। इसे कौन सा कमीशन दिया जाएगा? मैंने बोला कंसाइनी कम हियर। कंसाइनी केम, बैठो। तू मेरा माल उधार बेचेगा? हाँ, मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। कंसाइनी सोचा कि इसका दिमाग आउट ऑफ यूज हो गया है, इसको बैड डेट्स का झटका जोर से ही लगा है, इसलिए बोलता है उधार बेचेगा तो मैं तुझे एक्स्ट्रा क्या दूंगा? कमीशन। बताइए कंसाइनर उसे क्या शब्द बोलेगा? अगर तू मुझसे एक्स्ट्रा कमीशन ले लेता है तो ध्यान रखना, कल को अगर क्या हो गया तो मैं तो तुझसे बिकी हुई जितनी भी यूनिट है उसके पूरे के पूरे पैसे ही लेकर जाऊंगा। बेटे बात समझ में आ रही है क्या? मान लो टोटल सेल्स कितनी है, और मान लीजिए 50,000 का क्या हो गया? बैड डेट्स। मैंने क्या नहीं दिया था? डेलकेटर कमीशन नहीं दिया। मैं सोचूंगा कि मुझे कितने मिलेंगे, लेकिन कंसाइनी से मुझे वास्तव में कितने मिलेंगे? 11,50,000। आई बात समझ? मैंने क्या दे दिया है? 50,000 का क्या हो गया? 2 लाख का क्या हो गया? 12 लाख का क्या हो गया? मैं पूरे पूरे पैसे लूंगा कि नहीं लूंगा? दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेल क्रेडर कमीशन। बात समझ में? अच्छा, तो क्या कंसाइनी को मैं गिरेबान पकड़ के बोलूंगा चल नालायक डेल क्रेडर कमीशन लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लूंगा, 2 चांटे में लगाऊंगा, लेना पड़ेगा। ऐसे बोलूंगा क्या? ऐसे बोलूंगा क्या? मैं कंसाइनी को समझाऊंगा कि भाई तेरे को डेल क्रेडर लेने में क्या है? फायदा है। बताइए क्या फायदा है कंसाइनी को? शाबाश। कंसाइनी को माल बेचना पड़ेगा 1 बार, कमीशन मिलेगा 2 बार। पहले कौन सा? दूसरा। लेकिन रिस्क भी बढ़ गया।
अब आप थोड़ा क्या करेंगे, अरे गिरे आदमी को माल नहीं बेचेंगे, जिस आदमी पर आपको पूरा विश्वास है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनवाएंगे, प्रॉपर्टी मोर्गेज करवाएंगे, जो भी कुछ होगा, चेक टाइम से लेंगे, चेक को बाउंस हो गया तो कोर्ट में केस करेंगे, मतलब आपके पास सारे हिसाब किताब रहेंगे, आपको भी फायदा और मुझे भी फायदा। बात समझ में आ गई? पक्का ध्यान रहेगा बेटे। आखिरी में आपको लास्ट में एक लाइन लिखवाई है मैंने, क्या लिखवाई देखो, इफ नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देन दिस कमीशन विल बी पेड ऑन टू, मतलब कैश में भी देंगे। और अब ये मन में शायद एक सवाल आया होगा कि सर कैश पे क्यों देंगे डेल क्रेडिटर कमीशन, बैड डेट्स का लॉस तो किससे रिलेटेड होता है? तो कंसाइनर की तरफ से कंसाइनिंग को डेल क्रेडिटर कमीशन केवल किस पे देना चाहिए था? पहले एग्जांपल देखो, आपको ये कहा जाए कि कैश सेल्स हुई है कितने रुपीस की, 5 लाख, और क्रेडिट सेल हुई है कितने रुपीस की, 7 लाख। फटाफट बोलिए टोटल सेल्स। अब आपको 2 केस बता के दे रहा हूं। केस नंबर 1, डीसीसी, डीसीसी मतलब डेल क्रेडिटर कमीशन इज कितना परसेंट, नो स्पेसिफिकेशन एडेड। नंबर 2, डीसीसी इज ऑन, ये सीएस का मतलब क्रेडिट सेल। पहले मुझे यहां पे आंसर दो, 12 लाख का 10%, फटाफट आंसर। आई बात समझ? इधर बोलो, का 10% बराबर 70,000। जबकि आपके मन में ये होना चाहिए कि जब कुछ नहीं होता ना तो आपका आंसर यहाँ 7 लाख का 10% आना चाहिए था। टेल मी यस और नो। आपको पहले कैलकुलेशन समझ में आ गई बेटा? सवाल ये कि डेल क्रेडिटर कमीशन अगर कुछ नहीं बोला कि किस पे देंगे तो फिर क्रेडिट पे देना चाहिए था। आप तो हमसे किस पे दिलवा रहे हो? थिंक अबाउट इट। क्यों कंसाइनर पागल है क्या जो कैश पे भी दे रहा है? नहीं, इज नॉट मैड। मैं बताता हूं आपको, मैंने कुल मिलाकर कितनी यूनिट भेजी है, ठीक है ना? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, पता है आप किस माल को बेचने की करोगे? क्रेडिट। क्योंकि अगर मैं तुम्हें नकद माल पर क्या नहीं दूंगा, डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दूंगा, तो जितना माल तुम उधार में बेचोगे मैक्सिमम, उस पर तुम्हें ऑर्डिनरी भी मिलेगा और तुम्हारा सारा का सारा फोकस किस पे हो जाएगा? अल्टीमेट नुकसान मुझे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो ना यार। क्योंकि जो मेरा माल आसानी से नकद में बिक सकता था, उसमें तो तुम माल बेचने पर दिमाग लगा नहीं रहे, केवल किस पे बेच रहे? कस्टमर काउंटर पे आता है, आपको पैसे देता है, पहले अरे साहब पैसे किसने देखे हैं, आप तो पहले क्या ले जाओ, माल। मैं अपने सभी कस्टमर को 1 महीने का क्या देता हूँ, मोहलत देता हूँ। अरे नालायक, वो तेरे को नकद दे के जा रहा है, लेकिन तेरे को अपना मीटर किसका पढ़ाना है? तो तू यार किस में बेच रहा है? बेटा मुझे नुकसान हो रहा है ना। मैं चंद पैसे बचाने के चक्कर में मेरी कैश सेल्स का नुकसान नहीं होने दूंगा। मैंने कहा था आई एम अलाउिंग यू डेल क्रेडिटर कमीशन ऑन बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया गया हो बेटे, और अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि दिस कमीशन विल बी अलाउड ऑन, देन वी विल सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। रिवीजन थोड़ी कराऊं यार, तुम पक जाते हो क्या मुझसे? लेकिन समझ में आया आप लोगों को? कल जब मिलेंगे तो कल हम आगे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस डिस्कस करेंगे।